नमस्कार। केमिस्ट्री की दुनिया में ना एक ऐसा फंडामेंटल रूल है जिसे कोई तोड़ ही नहीं सकता। यही वो नियम है जो तय करता है कि कोई भी चीज कैसे बनती है या कैसे बिगड़ती है। तो आज हम इसी रूल को समझेंगे और देखेंगे कि आखिर ये केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना इतना जरूरी क्यों होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब ये सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे कि एक केमिस्ट्री लैब और हमारी रसोई में भला क्या कॉमन हो सकता है, पर सच तो ये है कि एक केमिकल रिएक्शन और एक किचन के तराजू में एक बहुत बड़ी, बहुत ही दिलचस्प समानता है। सोच सकते हैं क्या हो सकती है वो? ये दोनों ही एक बहुत ही बेसिक से नियम को मानते हैं और वो नियम ये है कि कुछ भी नया बनता नहीं है और कुछ भी कभी खत्म नहीं होता। सोचिए, एक तराजू के एक तरफ हम जो भी रखते हैं उसका वजन दूसरे पलड़े के बराबर ही होना चाहिए, है ना? बस यही है संतुलन का खेल। और विज्ञान की भाषा में इसी नियम को कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसका सीधा सा मतलब ये है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में मैटर या द्रव्यमान न तो बनाया जा सकता है और न ही उसे खत्म किया जा सकता है। अगर इसे और आसान भाषा में समझें तो जिन एटम्स के साथ रिएक्शन शुरू होता है ना, रिएक्शन खत्म होने पर भी ठीक उतने ही और वही एटम्स मौजूद रहते हैं, बस उनकी जगह बदल जाती है, उनकी दोस्ती किसी और से हो जाती है, मतलब वो रीअरेंज हो जाते हैं। कुछ भी कहीं भी गायब नहीं होता। तो ठीक है, थ्योरी तो समझ आ गई, पर ये असल में दिखता कैसे है, ये काम कैसे करता है? चलिए अब एक केमिकल इक्वेशन की बनावट को, उसके एनाटॉमी को जरा करीब से देखते हैं। ये देखिए, हमारे सामने एक इक्वेशन है। इसमें जिंक यानी Zn और सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। और ये जो बीच में तीर है ना, ये बस यही बता रहा है कि एक केमिकल चेंज हो रहा है, कुछ नया बनने वाला है। देखिए, किसी भी इक्वेशन के दो मेन हिस्से होते हैं। तीर के बाईं तरफ, जिसे हम LHS या लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं, वो चीज़ें हैं जिनसे हम शुरुआत करते हैं। समझिए, ये हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं। इन्हें कहते हैं रिएक्टेंट्स यानी अभिकारक। और तीर के दाईं तरफ यानी RHS या राइट हैंड साइड पर वो चीज़ें हैं जो आखिर में बनती हैं, मतलब हमारी फाइनल डिश। इन्हें हम कहते हैं प्रोडक्ट्स या उत्पाद। अच्छा, अब आता है सबसे मज़ेदार हिस्सा। अब हमें यह साबित करना है कि हमारा वो जो तराजू है वो वाकई में बैलेंस्ड है भी या नहीं। तो चलिए काउंटिंग शुरू करते हैं। कैसे करेंगे? बहुत आसान है। हम बस तीर के दोनों तरफ हर एलिमेंट के एटम्स की संख्या को गिनेंगे और कंपेयर करेंगे। बस एक सीधी सी गिनती। तो चलिए गिनते हैं। लेफ्ट साइड पे देखें तो हमारे पास है एक जिंक का एटम, 2 हाइड्रोजन के, 1 सल्फर का और 4 ऑक्सीजन के। ठीक है, अब राइट साइड पे नजर डालते हैं। अरे वाह, यहां भी बिल्कुल सेम नंबर है। 1 जिंक, 2 हाइड्रोजन, 1 सल्फर और 4 ऑक्सीजन, मतलब दोनों पड़ले एकदम बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि हर एक एलिमेंट के एटम्स की संख्या दोनों तरफ यानी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में बिल्कुल एक जैसी है। तो हम कह सकते हैं कि द स्केल इज बैलेंस्ड, हमारा तराजू एकदम संतुलित है। ये इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को परफेक्टली फॉलो कर रहा है। बहुत बढ़िया। तो अब जब हमने एक बैलेंस्ड इक्वेशन को समझ लिया है, तो अब एक नया चैलेंज लेने का टाइम है। चलिए देखते हैं कि जो सीखा है उसे इस्तेमाल कर पाते हैं या नहीं। अब एक और रिएक्शन देखते हैं। इस बार लोहा यानी आयरन Fe पानी यानी H2O के साथ रिएक्ट कर रहा है और इसका इक्वेशन है Fe plus H2O gives F3O4 plus H2। जरा इसे ध्यान से देखिए। तो अब सवाल वही है, क्या ये इक्वेशन बैलेंस्ड है? चलिए जल्दी से गिनती करते हैं। लेफ्ट साइड पर है 1 आयरन, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, और राइट साइड पर 3 आयरन, 2 हाइड्रोजन और 4 ऑक्सीजन। अरे, ये तो गड़बड़ है। साफ दिख रहा है कि ये तराजू संतुलित नहीं है। तो अब इस झुके हुए तराजू को बैलेंस कैसे किया जाए? तरीका ये है कि हम मॉलिक्यूल्स के सामने कुछ नंबर्स लगाते हैं, जिन्हें कोएफिशिएंट्स या गुणांक कहते हैं। चलिए स्टेप बाय स्टेप करते हैं। सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। राइट साइड पर 4 ऑक्सीजन है, तो हम लेफ्ट साइड पर H2O के आगे 4 लगा देते हैं। अब इक्वेशन बन गया Fe plus 4 H2O equals to Fe3O4 plus H2। अब हाइड्रोजन को देखिए, लेफ्ट में हो गए 4 गुणा 2 यानी 8, तो राइट साइड पर H2O के आगे भी 4 लगा देते हैं। अब दोनों तरफ 8 हाइड्रोजन हो गए, परफेक्ट। आखिर में बचा आयरन। राइट साइड पर 3 है,
तो हम बस लेफ्ट साइड पर Fe के आगे 3 लगा देते हैं और ये रहा हमारा बैलेंस्ड इक्वेशन 3Fe + 4H2O = Fe3O4 + 4H2। देखा, ये बिल्कुल एक पहेली सुलझाने जैसा है जिसके लिए बस थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए। तो अब सवाल ये है, अगली कौन सी केमिकल पहेली सुलझाई जाए?